चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब बुक प्रॉफिट किसे बोला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोला था मैं बुक प्रॉफिट जो है लास्ट में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। तो वो प्रीवियस क्लास जो पढ़ाया गया आपको वहाँ पे बुक प्रॉफिट समझाया नहीं गया। मैं आप बताता हूँ कि बुक प्रॉफिट किसे बोला जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सवाल उठाते हैं और उसे सॉल्व भी कर लेंगे और हमें यह भी समझ में आ जाएगा बुक प्रॉफिट किसे बोलते हैं और कंप्यूट भी हो जाएगा मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। चलिए ठीक है, अब रहा ये आपके सामने सवाल। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये रहे सवाल आपके सामने, दिखाई दिया सबको, दिखाई दिया? हाँ चलो ये रहा सवाल। Rao and Zen, a partnership firm consisting of two partners, reports a new net profit of rupees 7 lakh before deduction of the following items। तो ये जो आइटम है यहाँ पर दिया गया 3 आइटम्स, और इसको डिडक्ट किए नहीं, डिडक्ट करने से पहले 7 लाख प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट है कितना? 7 लाख। जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है 7 लाख प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 इच पर मंथ। 2 पार्टनर हैं बच्चे, ठीक है ना, 2 पार्टनर्स यहाँ पे लिखा हुआ था। तो एक पार्टनर को 20,000 रुपया पर मंथ का सैलरी दिया जाता है, पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर्स, और दोनों जो हैं बच्चे वर्किंग पार्टनर हैं ऑफ द फर्म एज ऑथराइज्ड बाय द डीड ऑफ पार्टनरशिप। और ये बात डीड में भी मेंशन है। चलो बल्ले 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 बल्ले, बढ़िया बात है, डीड में मेंशन है, ले सकते हैं, और वर्किंग पार्टनर भी हैं। फिर उसके बाद बोला डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 के तहत जो डेप्रीसिएशन कंप्यूट होता है इनकम टैक्स के हिसाब से वो 1,50,000 है, और ये भी माइनस नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट जो आया है डेप्रीसिएशन डिडक्ट नहीं हुआ है, और सैलरी भी डिडक्ट नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे कितना है? 15% पर एनम। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना बच्चे? 12%। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज रुपीज 5 लाख। समझ में आई? 5 लाख जो है क्या है बच्चे? कैपिटल है, दोनों का मिला के कैपिटल है कितना? 5 लाख। ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले बोला, क्या बोला? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो। बुक प्रॉफिट, कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40 क्लॉज बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर उसके बाद बोला अलाउबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एज पर सेक्शन 40B। ठीक है, तो एक बात बोला बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो, और एक बात बोला पार्टनर का सैलरी कितना मैक्सिमम वो कैलकुलेट करो। बच्चे हम पहले आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ। तो आपको जो काम करना है, पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो अब नेट प्रॉफिट जो किताब में दिया हुआ था अब पूरा लिखेंगे, मैं ऐसे रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ। पूरा लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो होता है वो दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन वो कितना है बच्चे? 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, हाँ सर। फिर उसके बाद आपको लेस करना है, क्या? सारा चीज़ लेस करना है, बट सिर्फ पार्टनर का सैलरी जो है वो लेस नहीं करना है। क्या करने के लिए? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सब माइनस करना है, बट पार्टनर का जो सैलरी है वो माइनस नहीं करना है, बिकॉज पार्टनर का सैलरी जो है वो बुक प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेस क्या करना है बच्चे? डेप्रीसिएशन पूरा लिखेंगे, डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 जो इनकम टैक्स में हमने पढ़ा वो दिया था आपके सवाल में 1,50,000, ये माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना बच्चे? 5 लाख दिया हुआ था। सर ये दोनों पार्टनर का या एक पार्टनर का? टोटल कैपिटल बोला मतलब दोनों पार्टनर का। तो बच्चे सवाल में जो दिया था
सवाल मुझे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चे 15% पर एनम। बच्चे हम -15% नहीं कर सकते, 12% अलाउबल है ना। तो मैंने आपको बताया था, तो 12% इनकम टैक्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एलिजिबल टू डिडक्ट। ठीक है ना, कहाँ पे? वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला बात मैंने बोला था पर एनम। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है हुआ। चलो अब तो क्या करना है, 12% लेना है। कितना हो गया बच्चे? 60,000। तो माइनस कर लेना, माइनस करके बोलना कितना, 7 लाख से 1,50,000 माइनस हुआ और 60,000 माइनस हुआ, तो कितना आता है? 4,90,000 बुक प्रॉफिट ये आया। कितना आया? 4,90,000। ठीक है, अब ये जो बात है, ये वाला पॉइंट गया, ये आई वाला जो पॉइंट दिया था ना, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ये हमने कर लिया। अब आते हैं, ये वाला था आई वाला पॉइंट। अब आते हैं डबल आई वाला पॉइंट। डबल आई में क्या होता है? मैक्सिमम सैलरी, मतलब ये नहीं, हम सैलरी एज पर सेक्शन 40B, ये सेक्शन को याद रखेंगे, सेक्शन 40B के तहत सैलरी कितना। ठीक है, हाँ। अब चलो, तो अब देखो, जो डीड के अकॉर्डिंग टू डीड सैलरी कितना बच्चे, वो लोग लेते थे 20,000 पर मंथ। कितना लेते थे? 20,000 ईच पर मंथ। देखे ना, यहाँ पे 20,000 ईच पर मंथ पेबल है। तो क्या करना है, 20,000 इंटू 12, ये पर मंथ का था, 12 कर दिया, 1 साल का हो गया, इंटू 2, 2 पार्टनर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4,80,000। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम अलाउबल, वो कितना होगा बच्चे? हम जानते हैं, पहला जो 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है, अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट, क्या हम जानते हैं इसका रूल? 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, यह हम जानते हैं, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। इसमें से हुई चेवरिज हायर, तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट कितना? बुक प्रॉफिट कितना है? 3 लाख, अप टू 3 लाख तक का ना सर। मैंने बोला जी सर बुक प्रॉफिट तो यहाँ 4,90,000 आया। नहीं बच्चे, पहले 4,90,000 तो बुक प्रॉफिट आया, ठीक है, लेकिन पहले 3 लाख तक का पहले कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा? ये होता है 1,50,000, ये होता है 2,70,000, 90% ऑफ 3 लाख 2,70,000, तो ये आया 2,70,000। ठीक, हाँ सर ठीक। अब फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या? प्लस रिमेनिंग बुक प्रॉफिट जो है, रिमेनिंग बुक प्रॉफिट जो है उसका कितना बच्चे? इंटू 60%। तो क्या होगा रिमेनिंग बुक प्रॉफिट कितना? 3 लाख, 4,90,000 से 3 लाख गया और रहा कितना? 1,90,000। तो 1,90,000 का कितना? 60%, वो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका कितना बोलो? 1,14,000। कैलकुलेटर कर लो, कैलसी मार लो, 1,90,000 इंटू 60%, 1,14,000। तो टोटल कितना हो गया? 2,70,000 प्लस 1,14,000, 1,14,000 हो गया 3,84,000। देखो उनका डीड के हिसाब से जो सैलरी मैक्सिमम, उनका डीड के अकॉर्डिंग टू डीड, ये डीड बोला 4,80,000 और यहाँ पर जो इनकम टैक्स बोलता है 3,84,000, मतलब 3,84,000। तो सेक्शन 40B के तहत सैलरी कितना होगा बच्चे? 3,84,000 अलाउबल है। ठीक है,
हाँ सर ठीक हुआ। ये था कंप्यूटर एग्जाम में आता है, ठीक है, उस हिसाब से आप देखेंगे। और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ था, ठीक है, आपको पता है ये 4,90,000। फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। बाकी मैक्सिमम अलाउबल सैलरी पार्टनर सैलरी कितना 3,84,000। और यहाँ पे फिर लिखा हेंस अलाउबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एज पर द प्रोविजन सब सेक्शन 40 क्लॉज बी सब क्लॉज बी इज ₹3,84,000। ठीक है, कहाँ पे ये वाला ये सब का बात बोला, ठीक है। हाँ चले अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे का काम कर लेते हैं। ये गया आपका बात सब, नेक्स्ट बात में आते हैं, ठीक है। फिर बोलता है सेक्शन 48 बोलता है, वो क्या बोलता है सेक्शन 48, ये कोई सब सेक्शन नहीं है, ये जो है ये सेक्शन ही है, सेक्शन 48 पढ़ा जाएगा। अब एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अब वो क्या है बच्चे, बोलता है पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएशंस। मैं इसका बात बता देता हूँ आपको, ठीक है, वो एक्चुअल है क्या। देखिए रिलेटिव को पेमेंट होता है यानी तो एसोसिएशन को पेमेंट होता है, वो बोलता है कि नॉट डिडक्टेबल। इसका मतलब क्या हो सर, क्यों डिडक्टेबल नहीं, देखो बता देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, जब बिजनेस है मैंने 2 एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट किया है, 2 एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है। ये एक बीकॉम वाला था और ये एक सीए इंटर था, ठीक है। हाँ तो हुआ क्या, मैं इसको सैलरी देता 15,000 और इसको सैलरी देता 20,000, ठीक है। हाँ सर मेरा एक भाई था, मेरा एक भाई भी है, तो क्या हुआ, मेरा एक भाई है तो हुआ क्या, हुआ ये ना ये कोई बीकॉम किया है ना ये कोई सीए इंटर किया है, ठीक है। ये है क्या, बीए पढ़ा है, बैचलर इन आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी आर्ट्स का पढ़ाई पढ़ा है, ग्रेजुएट वो आर्ट्स में है, ठीक है। और बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, ऐसा है। तो अब इसका इस कंपनी में कोई काम नहीं है, ठीक, बट फिर भी वो कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ है, वही अकाउंट सेक्शन में, जबकि इनको 15,000 मिलता है, 20,000 मिलता है। बट इसको अगर पेमेंट किया जाए, इसका जो एलिजिबल अमाउंट है सैलरी के लिए वो कितना है बच्चे, 10,000, ठीक है। 10,000 एलिजिबल है, इसको सैलरी अगर मैं दूंगा तो कितना, मैक्सिमम 10,000। लेकिन मैं ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करने के लिए, क्यों सर, ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करूंगा तो नेट प्रॉफिट मेरा कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा तो मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। इसकी वजह से मेरा भाई को मैं दे रहा हूँ 30,000 रुपया, कितना दे रहा, 30,000 रुपया। बच्चे नॉट डिडक्टेबल कितना है बोलो, नॉट डिडक्टेबल कितना है बोलो, 20,000 रुपया, समझे। ये जो इन एलिजिबल अमाउंट है कैन नॉट बी डिडक्टेड, वो होता है कितना बच्चे, 20,000, समझ में। हाँ तो इसका ध्यान रखेंगे, एलिजिबल अमाउंट 10,000, अगर 30,000 रुपये डिडक्ट हो चुका है तो हमको फिर ऐड बैक करना पड़ेगा 20,000, ठीक है। ये बात था। उसी तरह ये था पेमेंट टू रिलेटिव्स एंड एसोसिएशंस। उस तरह गुड्स में भी हो सकता है, मान लीजिए मेरा भाई का एक दुकान है, अब मैं वही बिजनेस करता हूँ, मतलब मैं अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर है मेरा, तो क्या होता है ना, तो जब मैन्युफैक्चर सेक्टर है मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मेरा भाई भी सप्लाई करता है। मार्केट से अगर खरीदूंगा वही रॉ मटेरियल मुझे 10 रुपये पर केजी में मिल जाएगा, लेकिन मैं भाई को देता हूँ 20 रुपये पर केजी, तो ये तो इनएलिजिबल हो गया ना। तो अपना भाई है बोल के मैं 20 रुपया दे रहा हूँ पर केजी का, तो वो परचेज करते हैं तो अलाउबल होगा डिडक्शन, बट इनएलिजिबल अमाउंट अगर है तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं, ठीक है, अभी क्या, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, याद रखेंगे, मेड
अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब मोड का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब मोड थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सीड्स ₹10,000। अगर आपने किसी को 10,000 रुपया पेमेंट किया, आपने मतलब जो पर्सन, हम इनकम टैक्स में जो पर्सन देखे 7%, वो अगर कोई बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का बात हम पढ़ रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस में खर्चा करते हो 10,000 रुपया से ज़्यादा, 10,000 रुपया से ज़्यादा एक पर्सन अगर पेमेंट करते हो एक दिन में, वही सेम पर्सन को वही सेम डे में एक पर्सन को एक दिन में अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में देते हो तो वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। देखो क्या लिखता है, एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट। अच्छा, ये सब पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट फिर क्यों लिखा? एग्रीगेट पेमेंट इसलिए लिखता है, मान लीजिए एक दिन में उससे 2-3 बार खरीदे सामान, तो 2-3 बार का 2-3 बिल होगा। बच्चे 2-3 बार अगर परचेज करोगे एक दिन में तो 2-3 बिल हो सकता है। तो 2-3 बिल का अगर इकट्ठा पेमेंट करोगे एक दिन में तो वो भी 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू ए पर्सन इन ए डे, समझ में आई? अदरवाइज डन बाय एन अकाउंट पे चेक को छोड़कर, या नहीं तो अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, या नहीं तो अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक, ये गया उसके बाद ड्राफ्ट, और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एक्सीड्स ₹10,000। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो 10,000 से ज्यादा, ये सब के बिना, कौन सा सब? अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट या थ्रू बैंकिंग सिस्टम या थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड सिस्टम, ये 4 जो उपाय दिया है, अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना, ये 4 रास्ता है आपके लिए, आप पेमेंट कर सकते हो इसके थ्रू। अगर ये 4 रास्ता अगर इख्तियार नहीं किए, 4 रास्ता को अप्लाई नहीं किए पेमेंट करने के लिए, और आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 से ज़्यादा, वो डिसअलाउ पूरा। सर मान लीजिए हम 12,000 पेमेंट किए कैश में, सर 2,000 रुपया डिसअलाउ होगा या पूरा 12,000 डिसअलाउ होगा? मैंने बोला बच्चे पूरा का पूरा 12,000 रुपये डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना एक्सीड, समझ में आई? ऐसा नहीं है, जितना एक्सीड किया। बोलता है 10,000 से एक्सीड का अमाउंट अगर पेमेंट करते हो तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, शैल नॉट बी अलाउड। हुआ, समझे ना? 10,000 से एक्सेस अगर कैश में देते हो तो डिसअलाउ जो होगा कितना होगा? पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउ होगा। ठीक है, हाँ चलो अब आते हैं, इसका कुछ बच्चे एक्सेप्शन है। अच्छा, ये जो 10,000 का लिमिट है ना, ये 10,000 का जो लिमिट है कभी कभी 35,000 हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ 35,000 कब होगा। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ कैश पेमेंट वेयर पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, जब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं उनके लिए 10,000 जो है वो 35,000 हो जाता है। समझ में? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? किसे बोलते हैं? पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स फॉर प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स, कैरेजेस, ये सब जो इसके लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो वो 35,000 है लिमिट, बाकी के लिए कितना है? 10,000 है। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, कभी कभी आप 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर सकते हो। वो एक्सेप्शन है, बताया है कहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अगर बैंक हॉलीडे है या बैंक का मतलब क्या चल रहा है, मतलब स्ट्राइक चल रहा है, स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस को अगर आप खरीदते हो, बता देता हूँ मैं, तो आप उसको याद भी रखेंगे, अदरवाइज फिर नहीं तो हर चीज़ को मान लेंगे कि कैश में ट्रांसफ़र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या बोलता है, बोलता है वेयर पेमेंट इज मेड बाय, तो ये सब जगह में, ये बहुत सारा जगह है तो यहाँ पर चलेगा, आप 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट किए तो भी चलेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके बाद टेलीग्राफ ट्रांसफ़र, उसके बाद बुक एडजस्टमेंट फॉर एनी अकाउंट एडजस्टमेंट अगर कर दिया आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किया तो भी चलेगा। उसके बाद वेयर पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ, पेमेंट अगर करते हो परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, अगर इसके लिए अगर पेमेंट करते हो तो 10,000 से ज़्यादा तो भी चलेगा। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, उसके बाद द प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर,
हुआ, एपीकल्चर इसके लिए। तो ये सब जगह के लिए आप क्या कर सकते हो, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ भी बोला गया था कि वेयर द पेमेंट was required to be made on a day on which the banks were closed either on account of holiday or strike। अगर बैंक क्लोज था उस दिन अगर पेमेंट किए तो भी चलेगा। ठीक है, ये सब बात था जो 10,000 से ज़्यादा एक पर्सन को एक दिन में अगर देंगे, और कुछ लिमिट इंक्रीज हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है। उसके लिए बताया गया कहाँ पे 35,000 हो सकता है, लिमिट इंक्रीज होकर 10,000 से 35,000 कहाँ हो सकता है वो बताया गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर।